हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे आप सभी? सभी का स्वागत करता हूं। आज अगेन मैं अपनी थोड़े से जैसे जो रेगुलर वे से पढ़ाता था उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में आ जाइए। शिवपूजन, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सौम्या, शिवांगी, सुहासिनी, आदित्य, निखिल, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आप लोग जल्दी से 2 मिनट में क्लास में आ जाएं तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव। मैंने कई बार अपना इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि आई हैव 13 ईयर अप्रॉक्स 13 ईयर एक्सपीरियंस। 12 मैं दिखता हूँ, बस लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे इस फील्ड में। अब स्टार्टिंग टू नीट जेई, मतलब ओलंपियाड की भी बात करो, चाहे एमटीएससी की बात करो, या फिर आप जेई की बात करो, चाहे नीट की बात करो, तो हर एक में मैंने पढ़ा रखा और लगभग मुझे एक्सपीरियंस भी सफिशिएंट हो चुका है। और अभी मैं आपको मिर्जापुर की टीम की तरफ से अभ्युदय में केमिस्ट्री की क्लासेस दे रहा हूँ। और आपको पता ही है, लगभग मेरे कई स्टूडेंट डॉक्टर भी हैं, कई स्टूडेंट मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंजीनियर भी हो चुके हैं, अच्छी जगह पोस्टेड हैं। और कोशिश करिए अब आप भी नीट अच्छे डॉक्टर बनने की, अच्छे इंजीनियर बनने की, जो भी आपका एम है मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा। और दूसरी चीज, मैंने आपने जो भी ब्रांड सुना होगा, चाहे वो फिटजी, कालूसराय, यानी कालूसराय मतलब दिल्ली, साउथ दिल्ली को बोलते हैं कालूसराय, वहाँ की मैं फैकल्टी रह चुका हूँ। दिल्ली नारायणा में, साउथ दिल्ली में रह चुका हूँ। नारायणा गुड़गांव में रह चुका हूँ और लास्ट में बीएमसी में भी काम किया। तो ये 3 मेरा ब्रांड है जिसमें मैंने काम कर रखा है। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैंने काम किया है एज अ साइंस फैकल्टी की तरह। तो उनसे बीच बीच में चलती रहती क्लासेस। तो अभी तो मैं मेरा एम भी है कि हमारे मिर्जापुर के स्टूडेंट सिलेक्शन लें। मेन एम है मेरा कि आप सभी सिलेक्शन लें। तो अभी जो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, वो टू दी पॉइंट कर रहे हैं, याद रखिएगा, टू दी पॉइंट कर रहे हैं। डेप्थ, उतनी ही डेप्थ मैं दे रहा हूँ जितनी की जरूरत है, ठीक है? तो इससे ज्यादा देखिए आप विद इन टाइम फ्रेम में आप इतना ही कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। क्लास आज की स्टार्ट की जाए। जल्दी से मैसेज कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ आपका। आप सभी मैसेज कर दीजिए जी। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। कल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। कल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया था, पार्ट 1 खत्म हो गया था। ये आपका 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। 11th में ऑर्गेनिक इसके बाद नहीं है, क्योंकि ईएएस खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जीओसी हो चुका है, और आप हाइड्रोकार्बन आप पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कल आपको एल्केन की बात की थी। और एल्केन में मैंने आपको बता दिया था, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है? मरियम, इब्राहिम, आलोक, अभय। तो हाइड्रोकार्बन में जो मैंने बात की थी आपको, मैंने कल प्रिपरेशन की बात स्टार्ट की थी, जहां पे मैंने वुड्स रिएक्शन आपको करा दी थी। वुड्स रिएक्शन में सारी नेम रिएक्शन कराने के बाद मैं आपको एक बार समराइज कर दूंगा 5 मिनट में कि मैंने आपको क्या क्या कराना है, क्या क्या ध्यान रखना है। सेकंड जो रिएक्शन है, देखिए उस रिएक्शन को अगर आप एल्केन बनाना चाहते हैं, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आपकी वुड्स रिएक्शन हो चुकी है, वुड्स रिएक्शन आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आप लिखेंगे बाई हाइड्रोजनेशन। ये देखिए एनसीईआरटी की पहली रिएक्शन है, बाई हाइड्रोजनेशन, बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक? तो पहले मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड क्या मतलब है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और अगर उस अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में
अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं शायद इसे हिंदी में। तो हाइड्रोजनीकरण किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो मैं इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए, अच्छा अब ये होता किसमें है? अब ऐसा तो नहीं है कि किसी का भी हाइड्रोजनेशन करा दोगे, कैसे भी करा दोगे। तो ये जो रिएक्शन होती है मेनली होती है निकल। एक इसमें कैटलिस्ट चाहिए, एक इसमें क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं, कैटलिस्ट निकल आप यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम आप यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, बट पैलेडियम यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक रीजन बता देता हूं। जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, अगर आपकी बॉडी में, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अगर आपकी बॉडी में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाए तो वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे पैलेडियम या ऐसे एलिमेंट को एज अ आपको नहीं कराना चाहिए, एज अ कैटलिस्ट का यूज कराना नहीं चाहिए जिसके आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। इसलिए आप देखते होंगे कि आपने वनस्पति आयल से जो वनस्पति घी होता है, आजकल लोग वनस्पति घी जो है नहीं खाते हैं, वो मतलब एनिमल घी खाना चाहते हैं। मतलब काऊ का अगर आपको मिल जाए तो काऊ का जो घी होगा दैट इज द बेटर इन कंपैरिजन टू जो आप डालडा या ये सब खाते थे, क्योंकि वो सब इन्हीं एलिमेंट की रिएक्शन से बनता था। प्लैटिनम निकल को आप यूज करा के रिएक्शन को प्रोसीड कराते थे। तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी। डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है उससे जो रिएक्शन प्रोसीड होके, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी कोई एग्जांपल आएगा तो मैं और भी बताऊंगा आपको कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजनेशन कराते समय क्या करना पड़ेगा निकिता, सौम्या, निकिल और प्लैटिनम आपको एज अ कैटलिस्ट यूज करना है। इसे क्या करना है? एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जो मैंने लाइन बोली ये नीट में आई हुई है, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रेट को इंक्रीज कर देता है। तो आप निकिल या प्लैटिनम को एज ए कैटलिस्ट यूज करा सकते हैं इसमें। और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होगा, मान लीजिए मेरे पास ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आप आपकी मर्जी है, या आर लगाना चाहें, एच लगाना चाहें, वो आप लगाइए। ठीक, अब मैं इसकी अगर बच्चे हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस, मान लो मैंने निकल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, यहाँ पे कभी कभी क्यूनोलाइन लेते हैं। क्यूनोलाइन का क्यूनोलाइन एज आप सॉल्वेंट की तरह यूज कराते हैं। तो कहीं कहीं ये लिखा होता है, एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है क्यूनोलाइन। ठीक है, तो क्यूनोलाइन के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में आप याद तो ये रखते हैं, जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हुआ बच्चे, ये देखो इस पे ऐड हो जाएगा, इस पे ऐड हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको मैंने कल नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में बताया है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये लिखाया है मैंने नोट्स में, ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जो आप कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देना, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देना। तो जब इसे ऐड करोगे तो देखो कैसा बन जाएगा। अब एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो बनाओगे तुम, ये हो गया निकल प्लैटिनम के प्रेजेंस में आपका एक एल्कीन बन गया है, ये एल्कीन बन गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रिएक्शन का नाम होता है सेबातियर-सैंडरसन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है सेबातियर रिएक्शन बोलते हैं इसे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पहले इसको आप लिखो, सुहासिनी से करो बेटा। सेबाटियर, इसका नाम होता है सेबाटियर सैंडरसन रिएक्शन। सेबाटियर, अब आपको ये पूछा जा सकता है कि सेबाटियर सैंडरसन रिएक्शन में क्या होता है, तो हाइड्रोजनेशन होता है किसके प्रेजेंस में, निकल या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, क्यूनोलाइन होता है वहां पे। अब ऐसा नहीं है कि तुम इसको देखे तो जाके ES लगानी, ये मटेरियल है, ये सॉल्वेंट है जिसे डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। और आफ्टर दैट क्या होता है, आपका एल्केन
प्रोड्यूस हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसे पैलेडियम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हालांकि मैं तो बोलूंगा कि अगर आप प्लैटिनम, अगर आपसे पूछे बेस्ट क्या है तो प्लैटिनम करिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सब कभी कभी कर जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन है। इस वाले कंपोनेंट से जो यहाँ आपका आता है, ये हमेशा अभी तो सिस की बात नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड में सिस की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड में जब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाए तो भी आप सेम रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो जो रिएक्शन यहाँ करा रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, वहां पे भी आपको यूज होगा कि इस रिएक्शन में आप डबल बॉन्ड से आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आपको, एक दो एग्जांपल आप और कर लीजिए। ये होगी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा सारी रिएक्शन आएगी आपकी। क्या हो रहा है? ब्लैक हो गया। ठीक है, अच्छा देखो जरा यहाँ पे एक रिएक्शन लिखो। मान लो तुम्हारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक, ऐसा कंपोनेंट है, इसमें अगेन तुम्हें हाइड्रोजनेशन कराना हो और मेटल के साथ कराना हो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे H जाके जुड़ जाएगा, H जाके जुड़ जाएगा। अब एक बात बड़े ध्यान से याद रखना, एक बात ध्यान से रखना, जब भी तुम किसी भी मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज कराते हो तो मेटल में क्या होता है ना, एक साइड्स होती है, एक्टिव साइड्स होती है। जैसे जो मेटल है, जैसे मान लो मेटल की मैं बात करूं, किसी मेटल को पकड़ो और उसको ऊपर जाके से टच करो, ठीक, ऐसे से टच करो, तो जब टच करोगे जो डी ब्लॉक है तो आपको लगेगा, कहीं कहीं आपको लगेगा खुरदुरा है, वो कहीं कहीं कैसा लगेगा, खुरदुरा है। मतलब अगर मैं मेटल को रखूं, ये आपने लिख लिया होगा, अगर मैं मेटल को रखूं, देखो होता क्या है, अगर मैं मान लो कोई मेटल लिख लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेटल लिया हुआ है तो कोई मेटल है अगर, तो ये मान लो मेटल है, ठीक, मेटल है, तो इस मेटल में क्या होता है, एक्टिव साइड्स होती हैं, जैसे इस तरह की कुछ साइड्स मिलेंगी, इसको बोलते हैं एक्टिव साइड्स, है ना। अब जो रिएक्शन तुम कराओगे ना वो एक्चुअली आके इस पे जुड़ जाता है, इस पे जुड़ता है, यहाँ पे से हाइड्रोजनेशन कराते तो हाइड्रोजन आके इस पे जाके बैठ जाएगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो इसके एक ही साइड में जुड़ता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मेटल है, तो सुहासिनी या तो ये ऊपर जुड़ेगा या तो नीचे जुड़ेगा सरफेस पे, हमेशा जुड़ेगा सरफेस पे। तो कभी भी मेटल से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो वो सेम साइड में ही उससे जोड़ता है। कैसे जोड़ता है उसे, सेम साइड में उससे जोड़ता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो इसमें मैं बात करूं आपको, जैसे मेरा मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ऐसा 3D की मैं बात कर रहा हूँ, 3D की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो एक ही साइड में जाएगा, एक दो, सॉरी, हाँ ठीक है, एक ही साइड में जाएगा, है ना। अब जो दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो इसके नीचे से ही आ पाएगा, या अगर ये नीचे होता तो वो ऊपर से ही आ पाता। तो मेटल के साथ ये पॉसिबिलिटी होती है कि सेम साइड से अटैक कराता है। तो मेटल क्या कराएगा बेटा, सेम साइड से ही अटैक कराता है। इसलिए डबल बॉन्ड में आप देखेंगे कि वहां पे सिस को ये प्रेफर करता है, ट्रांस को प्रेफर नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, तो यहाँ लिख लो। यहाँ पे अगर मैं देखो, जो हाइड्रोजन है तुम्हारा, ये वाला पहले से ही था, ये वाला हाइड्रोजन पहले से ही था, अब जो तुमने ऐड किया वो इस तरह से आएगा। तो कभी आपको दे के ऐसा क्वेश्चन फंसा सकता है या घुमा सकता है कि अब बताओ क्या होगा। तो याद रखना, सेम साइड जाके अटैक वो करता है।
अगर मैं यहाँ पे R रख दूं, यहाँ R रख दूं, तो ये दोनों R ऊपर होंगे और दोनों H नीचे होंगे। यहाँ मैं R रख दूं, यहाँ H रख दूं, तो एक H R ऊपर और एक H नीचे, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन के भी हाइड्रोजनेशन से आप क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड के हाइड्रोजनेशन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबाथियर-सैंडरसन रिएक्शन। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक्चुअली बोर्ड पे आने के बाद मैं आपको काफी चीजें समझाने लगता हूँ एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आती हैं। ये थोड़ा सा ब्लैकिश होता जा रहा है, एक मिनट बेटा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। चलो मरियम, समझ में आया? आलोक, चलो सपोजन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट मेथड देखो। ये तो होगा हाइड्रोजनेशन से, दूसरा हो गया तुम्हारा वुड्स से, एक होता है नेक्स्ट देखिए बाय द रिडक्शन ऑफ, थर्ड है आपका बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसे आप लिख लीजिए। अब इसमें दो चीज मैं बताऊंगा, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो सभी बच्चे, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो होता है ये, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए दैट इज नोन एज कार्बोनिल। सुहासिनी बात समझ में आ रही है? सौम्या, अंचल, देखो बेटा, ये जो मिल जाए उसे आप बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। तो कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, ये एल्डिहाइड में मिल जाएगा, ये कीटोन में मिल जाएगा, तो उस हर जगह वो उसे आप क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो इससे भी, इस कार्बोनिल ग्रुप से भी आप रिएक्शन को, एल्केन को बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। रिडक्शन का मतलब सिंपल सा ये है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां मैं अगर इस ऑक्सीजन को उड़ा दूं, यहां मैं इस ऑक्सीजन को उड़ा दूं और हाइड्रोजन ऐड कर दूं, हाइड्रोजन ऐड कर दूं, दो हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो क्या ये प्रोसेस का नाम रिडक्शन होगा क्या, जल्दी से बताओ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो ऑक्सीजन को हटा रहे हो और हाइड्रोजन ऐड भी कर रहे हो। तो कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दो रिएक्शन आपकी बहुत ही कॉमन रिएक्शन आएगी, जिसमें एक होता है, देखिए अगर मैं HCuH की बात करूं, ये आपका ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप को या इसमें आप R ले लीजिए या इसमें आप ले लीजिए R। अगर आपने इसमें रिडक्शन कराई तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2 को ऐड करना पड़ेगा, H2 को ऐड करना है। अगर आप इसे H2 को रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ऐड कर दीजिए, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो बेसिकली वहां पे HI होता है, H2 और आयोडीन वाला लेके कंपोनेंट यहाँ पे आप HI ले लीजिए। तो इसको वो क्या करता है, उसको वो RCH2 सॉरी, यहाँ पे RCH3 बन जाएगा, सॉरी RCH4 बनेगा, और इस वाले पे क्या बनेगा आपका RCH2R, ये बनेगा। तो ये देखो, ये रिडक्शन ऑफ विद रेड फास्फोरस की HI से रिएक्शन करा दो, यहाँ पे HI भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराइए और आपका यहाँ पे एल्केन बन जाता है,
यहाँ पे आपका एल्कीन बन जाता है। सॉरी ये CH3 होगा ना, CH3 होगा, गलती कर दी मैंने, CH3 होगा, लिख लो इसे। ठीक है, ठीक है, एक तो ये रिएक्शन। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ कार्बोनिल ग्रुप की, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जाती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जाती है। ये थोड़ा परेशान कर दिया मुझे। चलिए, अब देखिए बड़ी कॉमन सी रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्शन का नाम है वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन और एक रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वुल्फ क्रिस्नर की बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा गीला है, चलो तो आप लोग लिख लो, पहले हेडिंग डालो वुल्फ क्लिस्नर रिएक्शन। वुल्फ क्लिस्नर रिएक्शन, WOLFF, वुल्फ, WOLFF, वुल्फ वुल्फ क्लिस्नर रिएक्शन। क्रिस्नर रिडक्शन, ये इसी का पार्ट है, कार्बोनिल को ही रिड्यूस कराते हो, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। ठीक, तो वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में क्या करोगे? तो पहले तो वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन का आप इसका जो रिएजेंट होता है ना वो याद रखिए। अगर आपको वो रिएजेंट दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन ही होगी। ठीक है, तो इसका आपको क्या रखना पड़ेगा यार? रिडक्शन याद रखना। इसका आपको क्या रखना पड़ेगा? रिएजेंट याद करना पड़ेगा। तो रिएजेंट क्या होते हैं? देखो यहाँ पे NH2 प्लस अल्कोहलिक KOH, ये आपका इसका रिडक्शन का मटेरियल होता है। NH2 एंड अल्कोहलिक एक्वस KOH होता है, मैंने डाइल्यूट KOH लेते हैं। बेसिकली क्या करना है आपको, ध्यान ये रखना है कि जब भी वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन कराओगे तो ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, ये याद रखना आपका नाम, कि वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन कहां पे होती है बच्चे? बेसिक मीडियम में होती है। ठीक, याद रखोगे। ये क्या है? NH2 हाइड्रोजीन बोलते हैं इसे। ये किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। कैसे पता चला? अमोनिया ले लो, कल मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स क्या होता है? जो हाइड्रोजन से निकल के आए, उसे आप क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है शुभी, अंचल, तो जो व्युत्पन्न होता है, जो डेरिवेटिव होता है, जो जिससे बनता है, तो अगर मैं अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसमें दूसरा NH2 ऐड कर दूं तो ये किससे बना बेटा? अमोनिया से ही बना। इसका नाम होता है, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इसका नाम होता है हाइड्रोजन। तो अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं और उसमें डाइल्यूट KOH ले लीजिए, बेसिकली बेसिक मीडियम ले लीजिए, तो अगेन ये क्या करता है? किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं और यहाँ पे, ये बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है, आप देखेंगे नीट में आपको ये पूछा जाता है कई बार। तो ये लिखा होता है NH2, ये थोड़ा मैंने छोटा लिखा है लेकिन वहां मैंने आपको समझा दिया है।
तो अब क्या करेगा, इसका जो ऑक्सीजन है ना इसको गायब कर देगा और हाइड्रोजन को ऐड अप कर देगा। तो यहाँ पे अगेन ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और अगर आपने लिखते रहिए साथ में, है ना। अगर आपने इसकी जगह यहाँ पे कीटोन ले लिया, ये एल्डिहाइड है, कीटोन ले लो, तो कीटोन में भी क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। कीटोन वाले भी रिएक्शन एक बार लिख लो, ये, और तुम्हारा क्या बन जाएगा, RCH2R, ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक, ये आपके बोलते हैं वोल्फ-फ्रेशनर रिएक्शन। याद रखिएगा रिएजेंट क्या है, वोल्फ-फ्रेशनर रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन डाइल्यूट KOH। इसको अगर आप करा देते हैं तो आपका डेफिनेटली आपका क्या होगा, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको वो रिड्यूस कर देगा। अब ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन ये CH3 होगा बेटा। ये रिएक्शन आप लोग कहां पढ़ते हैं, ये रिएक्शन आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हैं। क्योंकि ये इसकी प्रिपरेशन का मेथड है, तो वहां पे हमारे पास एक स्टेप कम हो जाएगा। जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो 12th पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी सुन लो। वहां पे यही प्रिपरेशन आप पढ़ते हैं कि आप वोल्फ-फ्रेशनर के नाम से पढ़ेंगे, बोलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे अब जरा नीट के बेसिस पे देखो, जरा ध्यान से, अब थोड़े डेप्थ की बात करते हैं। अंचल बच्चे, यहां पे अगर मैं O ले लूं तो क्या होगा, यहां NH2 ले लूं, NH2 डाइल्यूट KOH में। अभिषेक, क्या ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो क्या ये बन जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है, ये बन जाएगा बेटा, है ना। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके पास ये जो मीडियम है ना वो बेसिक है। मीडियम क्या है, बेसिक है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप इसके साथ मत अटैच कीजिएगा जो बेस से रिएक्शन कर ले, जो बेस से रिएक्शन कर ले। ठीक है, आप ऐसा कोई भी ग्रुप ऐड नहीं करिएगा जो यहां बेस पे से रिएक्ट कर जाए। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सेम कंपाउंड को साथ साथ लिखते भी रहिए, मैं मिटा दूंगा। ठीक है, निखिल, अब है, साथ साथ करते रहिएगा बेटा, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, कोई भी ऐसे कंपोनेंट को ले लिया, मान लो जो बेस सेंसिटिव है, जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया, तो अब क्या है, चूंकि रिडक्शन बेस जो होता है, अगर आपने 12th कर लिया है तो आपने SN1 SN2 रिएक्शन भी पढ़ी होगी, और SN1 SN2 में आपने पढ़ा होगा कि ये इसे इलिमिनेट करता है और इलिमिनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बनेगा, यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि NH2 डाइल्यूट KOH से ने इसे तो रिड्यूस करके ऊपर वाले को हटा दिया यहाँ पे, लेकिन अगर आपने कोई ऐसे कंपोनेंट को ले लिया जो बेस सेंसिटिव है तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कंपोनेंट रहे जो यहाँ चेंज ना हो, तो वो बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए तो पता कैसे चलेगा, अब एसिड और बेस में कई बार मैंने बताया आपको, एसिड वो सब्सटेंस है जो बेस को अटैक करे, तो बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड को अटैक करेगा। बेस वो सब्सटेंस है जो एसिडिक हाइड्रोजन को या एसिड को अटैक करेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं,
दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन, ये आप यहां लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम, दैट्स व्हाई if base sensitive component is not added, if base sensitive component is not added, the product is good yield, the product जो होता है आपका अच्छे yield में आता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, it is a base sensitive reaction, so in this case we are not added the base sensitive, ये base sensitive होता है। इन द सेम वे वोल्फ-क्रिश्नर के बाद तुम एक क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ोगे तो वो एसिड सेंसिटिव होता है, तो पूछा जाएगा आपसे, इसके रिएजेंट से देख लीजिएगा, ये बेस है वहां पे एसिड आ जाएगा। तो अगेन मैं अगर आपको इसको हटा रहा हूं, अब मैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन में थोड़ा इस पार्ट को ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं वोल्फ-क्रिश्नर के बाद क्या बात करूं, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन यहां लिख लीजिएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन अगेन ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज होता है बेटा। ठीक, क्लेमेंसन रिडक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ आप एक रिएजेंट लेंगे जिसका नाम होता है Zn, Zn को जिंक एमलगम लेते हैं। ठीक है, जिंक एमलगम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, जिंक एमलगम, और प्लस इसमें आप HCl एसिड यूज करते हैं, जिंक एमलगम लेते हैं और आप क्या करते हैं, इसमें एसिड यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा जिंक एमलगम बताता हूं। तो मान लो तुम्हारे पास यहां पे एक कंपोनेंट है मनीषा, ये तुम्हारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर तुमने Zn Hg और HCl डाल दिया, Zn Hg और HCl डाल दिया, तो आपका क्या कंपोनेंट बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी कंपाउंड को अगर आप ऐसे रिएक्शन कराना चाहें तो देख लीजिए, जिंक एमलगम यूज करिए, HCl डाल दीजिए। ये रिएजेंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रिएजेंट याद रखना। मैं तो लिखा दिया कि क्लेमेंसन, मैं लिखा के खाली हो गया वोल्फ-क्रिश्नर, तुम भूल गए एग्जाम में, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना कि वोल्फ-क्रिश्नर ले लो चाहे क्लेमेंसन ले लो, उसका रिएजेंट याद रखना। इसलिए क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को उड़ा देगा और तुम्हारा एल्कीन बना देता है। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि चूंकि ये एसिड वाला पार्ट है तो एसिड सेंसिटिव पार्ट को मत डालना, ऊपर वाला बेस सेंसिटिव, तो बेस सेंसिटिव पार्ट को मत डालना, क्योंकि अगर तुमने ऊपर और नीचे कर दिया तो अब एल्केन नहीं बनेगा, हो सकता है कि कुछ और कंपोनेंट बन जाए। तो इसलिए ये भी एल्केन की ही प्रिपरेशन का मेथड है। बाकी आप देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें लिख लीजिएगा एसिड सेंसिटिव ग्रुप आर नॉट एडेड है। एसिड सेंसिटिव जो ग्रुप होता है उसे आप ऐड मत करिए, जैसे OH है, OH को मत ऐड करना नीचे। ठीक है, अगर यहाँ पे OH ऐड कर दोगे ना, अगर तुम यहाँ OH ऐड कर दोगे, वो भी प्रोडक्ट देख लो। और एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है तुम एग्जाम में जाओ यही क्वेश्चन भी मिल जाए। ठीक है, फिर मत ये कहना कि सर आपने जो बताया था वही क्वेश्चन आ गया। ध्यान से सुनते रहिए मनीषा, अंचल, अभय, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। तो बेटा यहाँ पे अगर OH डाला ना, Zn Hg HCl, अब ये सब चीज बताना है मुझे आपको, SN1 SN2 में सब कुछ सिखाना है। तो एसिड क्या करता है ना, इसको जाके अटैक मार देता है, क्योंकि एसिड H+ है, यहाँ पे लोन पे आप दिख रहा है, तो इसको मार के अटैक करता है और इसे यहाँ से रिप्लेस कर देता है बेटा, और रिप्लेस करके ये Cl को यहाँ पे अटैक कर देता है SN1 SN2 वाले में। तो यहाँ पे इसको मत ऐड करना, नहीं तो यहाँ पता चला तुम OH लेके चल रहे हो और तुमने सोचा कि सर आपने तो बताया है कि ये बनेगा OH, लेकिन एक ऑप्शन रहेगा ये और दूसरा ऑप्शन रहेगा तुम्हारा ये। अब तुम्हें डिसाइड करना है भैया, दोनों ऑप्शन रहेगा,
अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरा ऑप्शन रहेगा ये, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो ना तुम लोग, तीसरा ऑप्शन रहेगा ये। बोलोगे सर ने तो बताया भैया, इसको उड़ा दिया मैंने और इसको ऐड अटैच कर दिया, कोई बच्चा इसको कर देगा, किसी को और नहीं समझ में आएगा तो इसको भी उड़ा देगा, इसको भी उड़ा देगा। लेकिन ये जो एसिड सेंसिटिव है वो आपको SN1 SN2 के थ्रू जाके यहाँ पे क्लोरीन को ऐड करा देता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ये वाला, ये दोनों नहीं बनेगा। याद रखना, रिडक्शन अब जो मैं करा रहा हूं, चाहे वो क्लेमेंशन हो, चाहे वो वुल्फ क्रिस्टल हो, जिसमें बेस है बेटा तो बेस सेंसिटिव कंपोनेंट को मत डालना, एसिड है तो एसिड सेंसिटिव कंपोनेंट को मत डालना। अभिषेक बात समझ आई बेटा? अभिषेक बात समझ आई? अभिषेक बोलेगा, मैसेज करेगा तब मारेंगे। अभिषेक समझ में आई बेटा? तो क्लेमेंशियल रिडक्शन और वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एल्केन को बना सकते हैं। आपने आज पढ़ा सबातियर संडर्शन रिएक्शन, दूसरी आपने क्लेमेंशियल रिडक्शन पढ़ ली, तो बड़ी मोस्ट कॉमन रिएक्शन पढ़ी आपने। अब एक रिएक्शन को और पढ़िए, और इस पे मैं एक आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। ग्रिग्नार्ड एजेंट इसके पहले वाली क्लास में हो चुका था, ग्रिग्नार्ड एजेंट हो चुका था। एक है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जरा इसको भी देख लेते हैं। ये हटा दो क्या, इसको हटा दो। लिख लिया कि नहीं आप लोगों ने? लिख लिया? अब मैंने थोड़ा लिख लो। चलो अब मैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है, और जैसे मैं खाली होता हूं ना, मैं आपको टेस्ट क्या, मैं आपको क्वेश्चन भी कराता हूं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। थोड़ा सा अभी बिजी सा शेड्यूल है। एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखना। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। थोड़ी सी स्पीड को कम कर देते हैं। मनीषा, अंचल, शुभी, शिवपूजन, निखिल, आदित्य, थोड़ी सी स्पीड को कम कर लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब बताता हूँ बेटा। दो चीज ध्यान रखना, अभिषेक, अजीत, जो हिंदी मीडियम के वो भी, डी का मतलब होता है निकालना, ठीक। डी का मतलब क्या होता है, निकालना। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देना। कैसे हटाओगे, CO2 के फॉर्म में। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कभी आपने देखा होगा कि कभी आपकी अगर तबीयत खराब हो जाए, और तबीयत खराब होने में अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो लूज मोशन के साथ क्या होता है, वाटर का अमाउंट बहुत ही निकल जाता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बात करते हैं कि इन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत है, डिहाइड्रेशन की शिकायत है। तो डी का मतलब क्या हुआ बेटा, निकालना। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर। तो किसको निकाल दिया तुमने, वाटर को निकाल दिया। कहां से, बॉडी से। तो इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इन द सेम वे अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन बात करूं, मतलब क्या करना है मुझे, निकालना है किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक। किसी भी रिएक्शन के आगे अगर ये लिख जाए डी, अब मान लो मैंने लिखा एक नाम बदलता डी हाइड्रो हैलोजेनेशन, इससे मैं समझा देता हूं बस। डी हाइड्रो हैलो, ये सारी रिएक्शन अगर आपने 12th की है, 11th की है तो पढ़ी है। डीहाइड्रो हैलोजेनेशन याद कर लिया होगा, या किसने कुछ बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। तो भैया क्या लिखा है यहाँ पे, जरा ध्यान से बताओ। डी, डी मतलब क्या हुआ, निकालना। हाइड्रो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब ये वाटर वाला नहीं है, डी हाइड्रो। हाइड्रो के साथ हाइड्रोजन भी निकाल रहा ना, हाइड्रोजन के साथ हैलोजन भी निकाल रहा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन जहां से निकाल दो
उसे हम बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, TiON रिएक्शन। ठीक, अगर आप किसी रिएक्शन से सिर्फ हैलोजेंस को निकालते हो तो इसका नाम क्या होगा? किसी भी रिएक्शन से अगर आप हैलोजेंस को ही निकाल रहे हो, सिर्फ हैलोजेंस को निकाल रहे हो, तो दैट इज नोन एज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, किसी को भी कहीं से भी कुछ निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? डी, उसका डी लगा दीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, और अगर आपने डी नहीं लगाया, ये लगा दिया, सिर्फ ये हटा दिया ना, इसका मतलब होता है जैसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो इसका मतलब आप उससे ऐड कर रहे हैं। डी का मतलब था निकालना और डी हटा दिया, हाइड्रोजिनेशन मतलब से ऐड कर रहे हैं। हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इतनी चीज तो आप लोग को समझ आ गई होगी, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो डीहाइड्रो कार्बोक्सिलेशन की मैं बात करूं तो डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन। अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लीजिए, दिस इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये आपका क्या है? सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड का है, ये आपका सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड है। ठीक है, इसको तुम्हें क्या करना है? डी कार्बोक्सिलेशन करना है। तो देखो ये वाला तुम्हें ग्रुप दिख रहा है कार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, इसको उड़ा दो, बाहर कर दो। इसको उड़ाओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? यहाँ आर दिख रहा है ना, यही आर तुम्हारा H से रिएक्शन करके एल्केन बना लेता है और Na वाला जो कंपोनेंट है Na2CO3 इसके फॉर्म में आ जाता है। ठीक, अब देखो ये जो रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये तुम्हारा सोडा लाइम के प्रेजेंस में होता है। सोडा लाइम, आप याद रखते हैं सोडा लाइम। ठीक, तो सोडा लाइम क्या है? ये NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, 1:1 के रेशियो में ले लीजिए NaOH और CaO, तो दिस इज नोन एज सोडा लाइम। सो सोडा लाइम NaOH और CaO होता है। तो जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम, इसका नाम क्या होगा? सोडियम सॉल्ट। देखो सोडियम का सॉल्ट है, ये किसका है? एसिड लगाया हुआ है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लीजिए। आप रिएक्शन इसको पूरी बस से टू दी पॉइंट लिखेगा। व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, सोडा लाइम ले लो तो NaOH और CaO क्या बनाएगा बेटा? इसको ये निकाल देगा और क्या बना देगा? तुम्हारा एल्कीन बना देगा। और चूंकि ये Na भी है आपका और ये CO2 भी है, CO2 के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे Na2CO3 बना देता है सॉल्ट। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या बना? यहाँ पे एल्केन बना। तो ये भी एल्केन के प्रिपरेशन की का मेथड है। क्लियर है? इतनी बातें, इतनी बात क्लियर है? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। और इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिवभोजन बताइएगा आप, स्टार्टिंग में कितना कार्बन लेके चले थे तुम लोग? एक कार्बन यहाँ और यहाँ, एक कार्बन यहाँ। क्या स्टार्टिंग में 2 कार्बन लेके चले थे? क्या देखो जरा, क्या स्टार्टिंग में 2 कार्बन लेके चले थे क्या रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं? एक ही कार्बन आ रहा है। रिएक्टेंट में 2 कार्बन लेके चले थे, प्रोडक्ट में 1 कार्बन लेके आया। इसका मतलब ये हुआ सुहासिनी जी कि ये रिएक्शन डिक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिक्रीजिंग सीरीज, डिक्रीजिंग सीरीज। अब डिक्रीजिंग सीरीज का मतलब क्या हुआ? जहां पे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट से कम हो जाए, दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग सीरीज का मतलब क्या हुआ? जहां पे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से ज्यादा कार्बन आ जाए। ठीक है मनीषा, मरियम, जहां पे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से ज्यादा तो इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम तो डिक्रीजिंग। तो ये आपकी डिक्रीजिंग सीरीज वाली रिएक्शन है। इसके पहले आपने वुड्स रिएक्शन भी पढ़ा है,
चाहे वहां पे लिख लीजिएगा शिवांगी। शिवांगी कल क्लास में नहीं आई थी, तो शिवांगी आप कल का लेक्चर देख लीजिएगा। जो वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ा है वहां आप RX लेते थे तो RR बनता था, मतलब वो इंक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है। RX जो है वो जो वुड्स रिएक्शन है वो इंक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है और ये डिक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसे। जितने कार्बन तुम लोगे उससे एक कार्बन कम ही आएगा और इट इज अ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कर दो, ये बन जाएगा एल्केन बनता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये लिख लो इसे, डिक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है, मतलब जो कार्बन होगा प्रोडक्ट में कार्बन जो होगा, जो कार्बन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। देखो फटाक से फटाफट लिख लो इसे। लिख लो इसे फटाक से। लिख लो इसे, लिख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, लगभग आपकी रिएक्शन खत्म होने वाली है, प्रिपरेशन वाली। फिर मैं लास्ट में आपको आज या कल आपको पूरा, अच्छा एक आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन छोड़ गई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्केन से रिएक्शन है वो मैंने आपको करा दिया है पूरा। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़ेंगे, वहां एक बार फिर से मैं आपको एक तरह से रिवाइज कर दूंगा। और जैसे ये खत्म होता है थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, आपका सिलेबस भी मेंटेन करना है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली कल भी सोच रहा था कराने को, आज भी सोच रहा था, बट सिलेबस को भी थोड़ा सा सिलेबस हो जाए मेंटेन, थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाए आप भी, तब हम लोग मिल के क्वेश्चन करेंगे। और सिलेबस हो जाएगा तो लास्ट हम लोग क्वेश्चन पेपर ही करते रहेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर ही किया जाएगा। बैठेंगे, आपका टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा कोई मतलब नहीं, सब कुछ सिखाएंगे क्वेश्चन पेपर के थ्रू लास्ट में। ठीक, अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहां मैंने तुम्हें क्या दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा मैं तो वहां क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन एनायन बनेगा, मैसेज करना, फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन एनायन बनेगा, क्या बनेगा बताओ, मैसेज करो फटाफट, क्या बनेगा वहां पे, यहां पे बनता है फ्री रेडिकल। तो ये क्या होगा, आपसे पूछा जाता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, फ्री रेडिकल सपोर्टिंग रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सपोर्टिंग रिएक्शन होगी आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में देखो करते क्या है, पहले ये समझो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में करते क्या है। हम क्या करते हैं इसमें भी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ही लेते हैं। इसमें बेटा क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ही लेते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में। इसके पहले वाले में भी सोडियम सॉल्ट लिया था, लेकिन वो डिकार्बोक्सिलेशन के लिए मैंने क्या किया, जब लाइम डालोगे ना, लाइम वाटर डालोगे तो वो उसके CO2 को बाहर कर देता। लेकिन यहाँ पे जब तुम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो पहली चीज तो ये रिएक्शन टूटेगी और इसके कुछ आयंस आ जाएंगे, एक नेगेटिव आयंस आएगा, एक पॉजिटिव आयन आएगा। अब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन आया तुम्हारा, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन आया तो एक रिएक्शन एनोड पे होगी और एक कैथोड पे होगी। क्यों, क्योंकि तुम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब तुम बैटरी में या सेल के अंदर रिएक्शन करा रहे हो, तो एक कैटायन आएगा एक एनायन आएगा। ठीक, अब आपसे इसमें ये भी पूछा जाता है कि कहां पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कहां पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको साथ साथ लिखते रहिए।
अगर मैं एनोड पे रिएक्शन को ले जाऊं, अच्छा एनोड पे रिएक्शन को ले जाऊं, फिर से ब्लैक होने लगा, देखो एनोड पे तुम्हारी जो रिएक्शन होगी, एनोड, ठीक, एनोड पे नेगेटिव टर्मिनल वाला जो होता है, नेगेटिव जो कंसंट्रेशन होती है वो एनोड पे जाती है। जैसे ऐसे देखो, एनोड और एक कैथोड, तो जो नेगेटिव वाला होगा एनोड पे आएगा और पॉजिटिव वाला जो है वो तुम्हारा कैथोड पे चला जाता है। तो एनोड पे नेगेटिव आता है और कैथोड पे पॉजिटिव जाता है। ये देख लो, थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, लाइट चली गई। चलिए तो देखिए बेटा यहाँ पे, अब यहाँ एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा आपका, ये लिखा होता है ऐसा ना, जब तुम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराओगे ना, पास ऑन कराओगे तो ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर ही शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये इधर टूटता है और ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है, तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बन जाता है प्लस CO2 बन जाता है, ठीक, CO2 बन जाता है। हाँ? अब जो फ्री रेडिकल है वो दूसरे फ्री रेडिकल से अटैक करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे फ्री रेडिकल से अटैक करेगा। इसका मतलब है दिस CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट विद CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है मनीषा। तो बच्चे ये क्या बना देगा यहाँ पे, देखो इट फॉर्म CH3, इट फॉर्म CH3। तो एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ आपका, एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, एल्कीन, एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, एल्केन। देखो इसे फटाक से, एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, एल्केन, लिख लो फटाक से। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन है जो आया हुआ भी है, वो आपको मैं बता दे रहा हूं, क्या दो फ्री रेडिकल बनाने के लिए, क्या दो फ्री रेडिकल बनाने के लिए इसके 2 मोल होने चाहिए थे क्या, देखो यहाँ तो एल्केन बनाने के लिए मुझे 2 मोल चाहिए, तो 2 फ्री रेडिकल बनाने के लिए इसकी भी तो 2 मोल होने चाहिए। तो इसके जब 2 मोल होंगे बेटा, तो इसके कितने मोल बनेंगे ये बताओ मुझे मोल कॉन्सेप्ट से। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखिएगा, जब भी मैं इसके 2 मोल से रिएक्शन कराता हूं, मतलब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है उससे 1 मोल CH3 आता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, मोल कॉन्सेप्ट को आपको इसमें लगा दिया, आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, इतनी बात समझ में आई। इसके 2 मोल से इसके 1 मोल आएंगे। तो और दूसरी चीज क्या पूछा जाता है, एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल। इतनी चीज समझ में, ये इंक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है या डिक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है, ये सारी बच्चे लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। इंक्रीजिंग सीरीज के लिए I लिख देना, डिक्रीजिंग सीरीज के लिए D लिख देना। जरा आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। इंक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है या डिक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है, इंक्रीजिंग सीरीज की रिएक्शन है या डिक्रीजिंग सीरीज की, क्या बताओ। अब तुम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने लगे है ना, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ बोर्ड पे देखो, जरा बोर्ड पे देखो, सभी बोर्ड पे देखो, ऐसे 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 आंसर मत किया करो। यहाँ रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 1 कार्बन ये है मनीषा, 1 कार्बन ये है, शुभी देख बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है। प्रोडक्ट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 ही। तो कहीं इंक्रीज डिक्रीज थोड़े, ना तो कम हो रहा है ना तो ज्यादा हो रहा है। हमें इससे मतलब नहीं होता मोल लिया कितना, रिएक्टेंट क्या ले रहा हो उससे। अगर यहाँ 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन बन रहे हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं होती। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ा और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम हुआ। अवश्य बात समझ में आई बेटा। इसे लिखो, एनोड पे ये रिएक्शन होती है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी बेटा, फ्री रेडिकल। इसमें क्या बनेगा, 2 मोल से 1 मोल बनेगा। इस मेथड से कभी भी मेथेन नहीं बना सकता, ये देखो लिखा है, यहां से मैं मेथेन नहीं बना सकता
ज्यादा से ज्यादा तुम इसको H लेके चलोगे तो यहाँ H फ्री रेडिकल आएगा तो वहां H2 आ जाएगा, वहां पे CH3 नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इससे मेथेन नहीं बनता। तो ये लिख लेना यहाँ पे, मेथेन यानी CH4 is not prepared by this method। बाकी कुछ चीजें इसमें IIT की हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये 3 डिग्री अगर फ्री रेडिकल बन जाता है तो वहां पे ये एडिशन की जगह वो सब्स्टिट्यूशन लाइक कंपोनेंट देता है, वो ईथर देता है। तो बट वो आपको नहीं पूछा जाएगा, वो सीधा सीधा IIT का पार्ट है। तो आप इतना लिख लीजिए, इतना बहुत है। और मैं एनोड के बाद थोड़ा कैथोड की बात कर लेता हूँ। कैथोड पे क्या रिलीज होगा, कैथोड पे क्या रिलीज होगा, कैथोड पे क्या रिलीज होगा, जल्दी तुम लोग बताओ, जरा मैसेज करो। और सभी लोग में मुझे लगता है 50% लोग गलत मैसेज करेंगे। कैथोड पे क्या रिलीज होता है, कैथोड पे क्या रिलीज होता है। पहले तुम लोग मैसेज करो, फिर मैं बताता हूँ। क्या पहले मैसेज करो। टूटा था तो Na आया था कि नहीं, टूटा था तो Na आया था कि नहीं, लेकिन Na कैथोड पे रिलीज नहीं होता, Na कैथोड पे रिलीज नहीं होता, वहां पे वाटर फंक्शन में आता है और H2 रिलीज होता है कैथोड पे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर नीट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि कोरबे इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होता है रादर देन की सोडियम, रादर देन की सोडियम। क्यों ऐसा होता है ये कितने बच्चे जानना चाहते हैं। अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन बता दूंगा आपको जी। इसके पीछे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर होगा, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है सही से, तो देखिए सोडियम आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब ऊपर होती है, बहुत रिएक्टिव होती है। तो जब बहुत रिएक्टिव मेटल होता है तो वहां पे वाटर रिलीज होता है, ना कि मेटल रिलीज होता है। तो ये छोटा सा है, उसको डिटेल में मैं आपको किसी क्लास में बताऊंगा। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे किसी भी एक्टिव मेटल अगर आ जाए कहीं पे भी, सोडियम की जगह कैल्शियम भी होता, मैग्नीशियम भी होता, एल्यूमिनियम भी होता, तो भी यहाँ हाइड्रोजन ही रिलीज होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन सी चीजें आपकी नीट में आएंगी, क्या पूछी जा सकती है। तो आपको मैंने वुड्स रिएक्शन करा दिया, मैंने आपको RMGX से रिएक्शन करा दी, रेनॉल्ड एजेंट से रिएक्शन करा दी, मैंने कोरबे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा दिया आपको, मैंने आपको डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा दिया, मैंने क्लेमेंशन करा दिया, मैंने वुल्फ क्रिस्टनर करा दिया, रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दिया, शबातियर सेंडरसन रिएक्शन करा दी। कम से कम आपने 6-8 नेम रिएक्शन पढ़ ली है 2 लेक्चर में, और इन 8 में से एक तो नेम रिएक्शन आएगी ही। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को आपको फोकस करना है, इन चीजों को आपको फोकस करना है, और क्या क्या चीजें आपकी बन सकती हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिखो जल्दी से बेटा। लिख लो, लिख लो इसे। तो कोरबे इलेक्ट्रोलिसिस हो गई आपकी, और सब चीज हो गई। एक आपकी बची हुई है कोरी हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन बची है, और थोड़ा सा इसके कुछ पार्ट होंगे तो उसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज रिवाइज जरूर करें, प्लीज पढ़ाई जरूर करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और आपको सिलेक्शन बाई चांस मान लीजिए ना भी लेना हो, तो कम से कम अपने टीचर का ख्याल रखिए, है ना, टीचर का ख्याल रखिए। टीचर्स के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर कि भाई जितना मैं बता रहा हूँ उतना रिएक्शन देखिएगा। अगर जो बच्चा पहले दिन से क्लास ले रहा है, जो भी बच्चा है पहले दिन से क्लास ले रहा है, और उसने अगर सारे लेक्चर्स को देखे हैं, तो कम से कम आपकी केमिस्ट्री कुछ नहीं तो 2 गुना या 2.5 गुना बढ़ गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी कॉन्सेप्ट वाइज, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बीच बीच में गायब हो गया, या कभी पढ़ा कभी तबीयत खराब हो गई,
वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ी सी चीज़ों को देख लीजिए। अभी हाइड्रोकार्बन में अभी आप एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। उसके पहले इसकी केमिकल रिएक्शन भी पढ़नी है हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं। तो जितने ऑर्गेनिक के पोर्शन 11th के हैं वो फिनिश हो जाएंगे, फिर हम बैठ के इसकी क्वेश्चन कर लेंगे। पूरे ऑर्गेनिक खत्म, फिजिकल के 2-3 टेस्ट चैप्टर बचे हैं, फिर इनऑर्गेनिक के पार्ट बच गए, फिर मैं आ जाऊंगा 12th में। ठीक है, तो याद रखिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चे। हम लोग तो अपना खत्म कर रहे हैं, थोड़ा आप भी लग जाइए जी जान से। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए और अच्छा करिए अपने जीवन में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे, थैंक यू शुभी, थैंक यू।